आज हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संकलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। इसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली की ओर गति करता है और उससे संकलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्ली सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूँकि एक भ्रूणपुटी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका जो होती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जा सकता है। अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को मतलब बीज में बदलना और अंडाशय को फल में रूप में विकसित होना, सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, क्यों प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण को पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियायों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी, बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्ली से बना है और इसके आसपास का सफ़ेद गूदा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा जैसे मटर में, मूंगफली में, सेम में द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे कि अरंडी और नारियल में, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और पित्तिक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूँ, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। अब भ्रूण पढ़ेंगे। भ्रूणकोष या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है। भ्रूण या भ्रूणकोष या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीच में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। तब भ्रूण विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। युग्मनज प्राक्भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्षी गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होती है और 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकोटाइल बीजपत्रों परिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे
बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूलगोप कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्रीय भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम प्रशल्क कहते हैं जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष के एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पद से आवृत होता है जिसे कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्रोसीस तथा कुछ आदि कालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूँ, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। यहाँ से फिर बीज है। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र एवं एक भ्रूणाक्ष समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है। प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है जैसा कि लेग्यूम्स में है। परिपक्व बीज गैर एल्ब्यूमिनस तथा एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है जैसे कि मटर और मूंगफली में। एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड आदि में। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त आवरण बन जाता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त आवरण सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे हम प्रसुप्ति यज्ञ कहते हैं। या यदि अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध जैसे पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रियाविधियाँ विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उसके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या एवं फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को आनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजियों को
अनेक लाभ बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या आप भी बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित ना किया जा सकता हो तो खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फोएनिक्स डिक्टिलीफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेरोल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा पाया गया था। पुष्पी पादपों की लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुटी में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूणकोश मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न हैं, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने फाइकस का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? असंजनन और बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं, कुछ पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंजनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंजनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंजनीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अद्युति विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश जैसे सिट्रस तथा आम की किस्मों में, भ्रूणपोष के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोश में प्रूदबधी होती हैं तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले लें और उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है?
बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता तो विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होती और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर असंगजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवांशिकता को समझने के लिए शोध एवं संकर किस्मों को असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा शायद चैप्टर ख़त्म है। थैंक यू।